हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हम लोग एक आपका सीए इंटरमीडिएट का सीखा है। सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप टू, ग्रुप वन सॉरी, ग्रुप वन में पेपर नंबर थर्ड है एक, थर्ड, जो कि है आपका टैक्सेशन का। किसका बेटा? टैक्सेशन का। ठीक है। ये कितने नंबर का आता है बेटा? ये 100 मार्क्स का होता है, टोटल टोटल 100 मार्क्स का। जिसमें से आपका 50 मार्क्स किसका रहेगा? 50 मार्क्स आपका बनेगा इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स। और 50 मार्क्स आपका किसका आएगा? जीएसटी का। जो कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जीएसटी आपकी 50 मार्क्स की आएगी, इनकम टैक्स आपकी 50 मार्क्स की आएगी। ठीक है। चलो, तो देखो बेटा, अब इसमें भी क्या होता है आपका, टोटल 100 का होता है, जिसमें से आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, 70 मार्क्स का आपका क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? चलो, तो अब ये समझ गए होगे आप। तो अब इसमें कैसे आएगा बेटा? 15 मार्क्स की इसमें से एमसीक्यू हो जाएगा, और 15 मार्क्स की इसमें से। अब फिर इस रिमेनिंग अमाउंट आप जानते हो डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा। 35, 35 डिस्क्रिप्टिव आएगा। चलो, तो अब हम बात करते हैं बेटा कि आपका जो है जीएसटी का पार्ट है। ठीक है। जीएसटी का पार्ट जो है वो आपका टोटल इसमें, भाई कितने चैप्टर हैं, हम लोग बात करेंगे आगे इसमें कितने चैप्टर हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल देखते हैं, एक आपका चैप्टर नंबर 2 है जो कि सप्लाई से रिलेटेड है। मतलब सप्लाई से क्या आपको समझ आता है? देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी ऐसे का किस पे लगती है, आप ऐसा कौन सा काम करते हो जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो इस चैप्टर में आपको वो सारे इवेंट्स बताए जाएंगे, इवेंट्स। ठीक है। जो आपके किस में आएंगे बेटा? जीएसटी के अंदर आएगा। हाँ, तो ठीक है बेटा, देखो, जो इस चैप्टर में आपको वो सारे इवेंट्स के बारे में बताया जाएगा, जो इवेंट्स किसके अंदर आएंगे, सप्लाई में आएंगे। अगर सप्लाई में आता है बेटा, ठीक है ना, ये सप्लाई इवेंट्स को हम पहचानेंगे। वो कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो सप्लाई के अंदर आएगा। यदि आपका सप्लाई होगा बेटा, ठीक है ना, सप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा? जीएसटी अप्लीकेबल होगा। ठीक है ना? जीएसटी अप्लीकेबल होगा। अगर सप्लाई के अंदर नहीं आते तो फिर उस पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा। चलो, तो इसका, इस चैप्टर का पढ़ने का क्या मोटिव है, हमने बता दिया बेटा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें डिटेल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। कह रहा है बेटा टैक्सेबल इवेंट देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? टैक्सेबल इवेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। वो सारे इवेंट्स देखेंगे जो टैक्सेबल इवेंट को बताते हैं। जब आपका इवेंट पता चल जाएगा कि इवेंट आपका टैक्सेबल है, ठीक है, तो आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद एनालिसिस द टैक्सेबल इवेंट सप्लाई, इट्स मीनिंग एंड स्कोप। इस सप्लाई की पूरी मीनिंग समझेंगे बेटा, और इसका पूरा स्कोप समझेंगे। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन दैट विल अमाउंट टू सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, वो ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि आपका फैमिली का कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसमें आपके ट्रांजेक्शन तो फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है, और आप फैमिली से कभी कंसिडरेशन रिसीव नहीं करते हैं, तो फिर भी उसमें क्या होगा बेटा, उस सप्लाई लग जाएगा। ठीक है ना? अब वो कौन कौन से इवेंट्स है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें आप अपने भाई से भी ट्रांजेक्शन अगर यदि करते हैं, तो भी वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, और उस पे जीएसटी आपका अप्लीकेबल होगा। फिर आगे देखो हम क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन विद विल बी नाइदर द सप्लाई ऑफ अ गुड्स नार द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब वो ट्रांजेक्शन बेटा
जो आपका ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना ही आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है। वो ट्रांजेक्शन को पहचानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें आपका सेक्शन आएगा, और सेक्शन के साथ साथ आपका सब सेक्शन आएगा, ठीक है, पढ़ेंगे। और शेड्यूल आएगा, ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर में कितने शेड्यूल है बेटा? शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है, ठीक है। 3 शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। सब सेक्शन 1 2 3, नहीं, 1 2 3 ऐसे सब सेक्शन है, ठीक है। सब सेक्शन को पढ़ेंगे। चलो, सेक्शन के बाद सब सेक्शन है। सेक्शन इसमें 7 से स्टार्ट होगा बेटा। 7 के बाद सब सेक्शन 1, ठीक है। ए सब सेक्शन 1 में क्लॉज ए, क्लॉज बी, इसमें 2 सब सेक्शन है। सब सेक्शन कितने हैं बेटा? सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। फिर इसमें आपके क्लॉज आएंगे। चलो, इनको हम डिटेल्स में समझते हैं बेटा। आपको पता होगा सेक्शन क्या होता है बेटा। देखो, सप्लाई जो होता है वो एज पर सेक्शन 7 आएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलो, ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लासिफाई द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे बेटा जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने में ये दिक्कत होगी कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है ना। चलो, तो उनको हम भी समझेंगे। कंडीशंस आएंगी कि ऐसी कंडीशन था तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ठीक है। और ये कंडीशन है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, और क्या है बेटा? कंपोजिट सप्लाई। चलो, इसको भी समझेंगे। ओके बेटा, तो हमने डिटेल से समझ लिया बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शंस हैं, इन्हें आपको रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये देखो, टैक्सेबल इवेंट क्या क्या है, देखो बेटा, जो हमने बताया वो सारी चीजें, अभी इसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, इतना सारा सब कुछ हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन पूरा कट कर देना, इतना हाँ, तो चलो बेटा, आपके पास इतना डिटेल्स में पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। बोथ ग्रुप वालों ध्यान रखो, अगर आपका सिंगल ग्रुप है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें देखो, गवर्नमेंट की डिफिनीशन, लोकल अथॉरिटी, फैमिली मीन्स क्या होता है, ये सब आपको लॉ में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको लॉ के बारे में इतना ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, पूरा रीड कर सकते हो। कंसिडरेशन आपने पढ़ा होगा सीए फाउंडेशन में भी बेटा। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, मैन्युफैक्चर के बारे में पता होगा। मनी, सारा सब कुछ ये आपको लॉ में पढ़ाया जाता है। चलो, देखो बेटा, हमने बताया था बेटा ये सप्लाई जो है वो किस सेक्शन के अंतर्गत आती है? सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। देखो बेटा, दो एक्ट है आपका, एक सीजीएसटी एक्ट है, ठीक है, और आपका एसजीएसटी एक्ट है, ठीक है। तो जो आपकी सप्लाई है बेटा, ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग आती है? सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। चलो, द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई द की स्टोन ऑफ द जीएसटी आर्किटेक्चर। मतलब ये कह रहा है अगर हम जीएसटी पढ़ना चाहते हैं बेटा तो हमें सप्लाई के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, the provisions relating to the meaning and scope of the supply are contained in a chapter 3rd of the GST Act. Read with the various schedule given under the said act. Following section and schedule shall be discussed in this chapter to understand the concept of supply. देखो बेटा, इस चैप्टर में वो सारे मतलब कि शेड्यूल सेक्शंस को कंटेन किया गया है, जिससे आपको डिस्कस किया गया है, जिससे आपको किसके बारे में पता चल जाए? सप्लाई के कंसेप्ट के बारे में पता चल जाए, ठीक है ना। चलो, तो अब आपका सेक्शन 7 है जो कि सप्लाई की बात करता है, मीनिंग एंड स्कोप। उसके बाद सेक्शन 8 है। मतलब चैप्टर 2 में आपके टोटल कितने सेक्शन है? 2। 1 आपका कौन सा है? सप्लाई की मीनिंग की बात करेगा, ठीक है। सप्लाई की मीनिंग एंड स्कोप, मीनिंग एंड स्कोप। और उसके बाद क्या है बेटा? सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 में कुछ नहीं है, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई के बारे में बताया जाएगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ अ कंपोजिट, मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई।
चलो, हमने बताया था बेटा इसमें आपको तीन शेड्यूल मिलेंगे। शेड्यूल नंबर वन, शेड्यूल नंबर टू, शेड्यूल नंबर थ्री। शेड्यूल नंबर वन में क्या आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा? वो सारे एक्टिविटीज या फिर वो सारे ट्रांजेक्शन्स टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है ना? मतलब कि वो ट्रांजेक्शन्स, वो एक्टिविटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो आपका विदाउट कंसिडरेशन होगा। ठीक है ना? चलो, मतलब कि आपके ये ट्रांजेक्शन की मतलब शेड्यूल वन ये बताएगा बेटा, शेड्यूल वन ये बताएगा आपको कि आपका जो है, जो ट्रांजेक्शन होगा या फिर एक्टिविटीज होगी विदाउट कंसिडरेशन होगी। क्या होगी? विदाउट कंसिडरेशन होगी। फिर भी हम क्या इसे मानेंगे बेटा? सप्लाई मानेंगे। ठीक है ना? सप्लाई मानेंगे। देखो, इन जनरल हमें सप्लाई के लिए क्या क्या होना चाहिए? इन जनरल आप सप्लाई के लिए बेटा क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनो। कोई भी इवेंट है, इवेंट हुआ तो उसमें कंसीडरेशन होना चाहिए। जब आपका इवेंट हुआ, कंसीडरेशन है, तो आपका वो सप्लाई माना जाता है। ठीक है ना? लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बेटा जिसमें आपको कंसीडरेशन नहीं होते, फिर भी हम उन्हें क्या मानते हैं? सप्लाई मानते हैं। ठीक है ना? तो जिसमें से आपका एक्सेप्शन क्या आएगा बेटा? शेड्यूल वन आएगा। ठीक है ना? तो विदाउट कंसीडरेशन आपका सप्लाई माना जाएगा। ओके, चलो। फिर आएगा आपका शेड्यूल टू बेटा। एक्टिविटीज आर ए ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स आर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन्स। ठीक है ना? मतलब कि या तो वो सप्लाई ऑफ क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। वो सारे ट्रांजेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या कंडीशन होगी जिससे आपका ये सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। आगे आपका थर्ड शेड्यूल क्या है बेटा? इसमें क्या है? वो सारे ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो आपको क्या बताते हैं? एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन shall be treated neither supply of goods nor as a supply of services। मतलब कि नाइदर, ठीक है ना? नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और ना है ना, नार, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। तो वो ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे? शेड्यूल थर्ड में। इसे निगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं, याद रखना। चलो, ये आपका जो शेड्यूल थर्ड है। चलो, आई होप आपको सारे शेड्यूल के बारे में पता चल चुका होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन वन के बारे में। ठीक है? चलो, सेक्शन वन में देखो क्या कह रहा है बेटा। सेक्शन वन में आप सॉरी सेवन में सब सेक्शन वन दे रखा है। सेक्शन सेवन सब सेक्शन वन क्लाज ए कह रहा है सप्लाई इंक्लूड्स। मतलब सप्लाई इंक्लूड्स बेटा, कहने का मतलब है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो, आर बोथ, चाहे दोनों हो सकता है किसी ट्रांजेक्शन में। ठीक है? दोनों हो सकते हैं। हाँ, तो देखो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ सच एज सेल हो सकता है बेटा, ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप सेल करते हैं तब भी सप्लाई माना जाएगा। अगर आप ट्रांसफर या बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड आर एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। मतलब क्या है बेटा? समझो अच्छे से। मैं इन सब में से कुछ होना चाहिए। ठीक है? चाहे तो आपका सेल हो, ठीक है, सेल के बाद आपका क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। इन द कोर्स आर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। मतलब कि आपका सेल हुआ, कोई भी चीज है आपने सेल किया बेटा, तो सेल के साथ साथ इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए
और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है ना। सपोज आपने क्या किया बेटा, कार खरीदी, ठीक है ना, एक कार खरीदी। अगर ये पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है ना, किसके लिए है, पर्सनल यूज के लिए है। आपने 5 साल पहले कोई कार खरीदा था, बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर कोई कार परचेज किया था। अब जित भाई कार फ्री में तो मिलेगी नहीं, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, चलो इसमें कंसिडरेशन भी था। अब आपने लाया, 5 साल तक यूज किया, अब क्या कर रहे हो, उसे सेल कर रहे हो। बताओ बेटा, ये आपका बिजनेस के लिए थी, ये पर्सनल के लिए थी, पर्सनल के लिए था ना बेटा। तो पर्सनल के लिए था आपका कार जो परचेज किए थे, आपका कार का खरीदने और बेचने का कोई बिजनेस तो था नहीं। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही बेटा। दो कंडीशन तो कंप्लाई हो रही है, यहाँ पे फुलफिल हो रही है, सेल और कंसिडरेशन। लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इस केस में आपका क्या नहीं अप्लीकेबल होगा बेटा, जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है ना, जीएसटी नहीं लगेगी। चलो समझ में आया बेटा। तो आपके 3 फैक्टर हैं, ये 3 फैक्टर कंप्लीट होने चाहिए यदि जीएसटी एप्लीकेबल होना है। फिर उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, तो वो उनकी बात हम लोग आगे करेंगे। देखो बेटा, अब ये सेल ट्रांसफर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेल ही हो। कोई भी चीज आप ट्रांसफर या बार्टर, इसकी हम पूरी डिटेल्स में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ते हैं। चलो क्या हुआ बेटा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लाज ए की बात करते हैं, ठीक है। डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ये आ गया बेटा, देखो क्लाज फर्स्ट, सबसेक्शन 1 क्लाज ए क्या कह रहा है, सप्लाई एज अ कंटेन इन द सेक्शन 7 इज एन इंक्लूसिव डिफिनीशन। क्या है बेटा, ये इंक्लूसिव डिफिनीशन है एंड डज नॉट डिफाइन द टर्म्स एग्जॉस्टिव। मतलब एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि हमने एक दो वर्ड बता दिया अगर ये है तो सप्लाई नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इंक्लूसिव डिफिनीशन है, it defines the scope of supply in an inclusive manner. Clause A of subsection 1 illustrates the forms of supply but the list of not exhaustive। कोई एग्जॉस्टिव नहीं है कि 4-5 चीजें हमने बता दिया, बस अगर ये आएगा तो सप्लाई होगा, अगर ये नहीं आएगा तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत स्कोप में, मतलब कि ब्रॉड में है डिफिनीशन सप्लाई की, एक तरह से समझ सकते हो। इस ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है ना। वर्ड याद रखना कि कोई लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है, जिससे कि हम आपको लिमिटेड चीजें बता दें और आपकी ये डिफिनीशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, सप्लाई की। चलो, दिस इज फर्दर सब्सटेन्ड बाय द यूज ऑफ वर्ड सच एज इन द डिफिनीशन। मतलब कि आपके सप्लाई के लिए कुछ पैरामीटर्स बता दे रहे हैं, फिर भी हम, अगर ये पैरामीटर्स है बेटा तो हम उसे क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, ठीक है ना। द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है ना। क्या पहली कंडीशन होना चाहिए, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप सप्लाई जिसका कर रहे हैं वो सप्लाई में आपका क्या होना चाहिए, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, चलो दूसरा क्या है बेटा, कंसीडरेशन होना चाहिए, दूसरा है कंसीडरेशन होना चाहिए, ठीक है। चलो, तीसरा आपका इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन यदि आप कंप्लाई कर देते हो बेटा, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, तो हम क्या मान लेंगे बेटा, सप्लाई मान लेंगे, ठीक है ना। ये देखो दे रखा है बेटा, कितना अच्छा चार्ट बनाया है बुक में। मतलब कि पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, सप्लाई हो किसी गुड्स का या सर्विस का फॉर अ कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, तो हम उसे क्या मान लेंगे, सप्लाई, ठीक है। चलो समझ में आया बेटा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये था बेटा। अब देखो बेटा, आपके एक्सेप्शंस में दे रखा है
ये सारी चीजें जो हाईलाइट करा देख लो। मतलब कि आपके एक्सेप्शन दे रखे हैं, विदाउट कंसीडरेशन भी होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कि फिर देखो, आपके विदाउट कंसीडरेशन कुछ ट्रांजेक्शन होंगे जो कि आपके शेड्यूल में कवर्ड है, ठीक है ना। किस में कवर्ड है बेटा? शेड्यूल में। अलग से इनके शेड्यूल बने हुए हैं, ठीक है। शेड्यूल। अब मान लो कि विदाउट कंसीडरेशन वाला अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन को, तो शेड्यूल वन हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो ये देखो बेटा, दे रखा है, कह रहा है इसको आप, ऑफर सेट पैरामीटर डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, हाउएवर देयर आर द फ्यू एक्सेप्शंस, सेकेंड एंड थर्ड। मतलब जो आपका ये सेकेंड एंड थर्ड बेटा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और ये फॉर अ कंसीडरेशन, दोनों के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन शेड्यूल नंबर वन हो गया पहले के लिए, ठीक है ना, ये फारा कंसीडरेशन के लिए। और आपको फिर उसके बाद इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस के लिए आपका अलग से एक्सेप्शन है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये देखो, हम ये डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, कह रहा है डिस्कस डिटेल्स लेटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। parameter, the requirement of supply being made for a consideration and in the course of furtherance of business in the GST law, few exceptions have been covered out where the transaction is deemed to be supply विदाउट कंसीडरेशन। ओके, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर, इसी चैप्टर में। सिमिलरली कंडीशंस ऑफ द सप्लाई टू बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हैज बीन रिलैक्स्ड। मतलब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें आपका इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, फिर भी हम उनको क्या मानेंगे? आपका बताओ बेटा, क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। ये आपका आएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या आएगा बेटा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज for a consideration whether or not in the course of furtherance of a business is treated as a supply। ठीक है बेटा। चलो, इसे हम कहां पढ़ेंगे बेटा? ध्यान से सुन लो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। विदाउट, मतलब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के केस में ये आपका नहीं 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 नहीं, सी नहीं है, बी है बेटा। ये क्या है? बी है। चलो, ठीक है, बी में। यहाँ पे अभी दिया नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब इसके प्रोविजंस बेटा, तब वहां पे आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। चलो, फर्दर देयर आर आल्सो केसेस वेयर अ ट्रांजेक्शन इफ केप्ट आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एबव पैरामीटर्स, दैट इज देयर इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विद आर ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई। ये तो आपका शेड्यूल थर्ड है बेटा। कौन सा थर्ड शेड्यूल है? ठीक है, ये देखो। चलो, इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इन द सब्सिक्वेंट पैरा द एबव एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज बीन एक्सटेंसिवली डिस्कस द डिस्कशन हैज बीन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग। ये देखो बेटा, अब ये सप्लाई को इस तरीके से देखो क्लासिफाई किया गया है, समझो। हमने अभी किसकी बात की है बेटा? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की बात की है ना, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने बोला था बेटा, आपका जो पैरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना भी हो, तब भी आपका क्या होगा? वो सप्लाई माना जाएगा, जो कि ये देखो बेटा दे रखा है, सेक्शन 7 सब सेक्शन, ठीक है। हाँ, तो देखो बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो तीन पैरामीटर्स बताए थे, पहला पैरामीटर्स ये बताए थे बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस होना चाहिए। ये तो कंपलसरी है, ठीक है। दो ऑप्शनल थे आपके, सेकंड एंड थर्ड। अब बताओ बेटा, सेकंड जो ऑप्शनल है वो किस में है बेटा? कंसीडरेशन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में, ठीक है। और थर्ड ऑप्शनल है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में, ठीक है। याद रखना, ये दोनों आपके जो हैं पैरामीटर्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, ठीक है ना।
इनके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। तो चलो बेटा देख लेते हैं। ये आपका सेक्शन 7(1)(a) है, जिसको हमने पढ़ लिया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। ये पूरी डिफिनीशन याद होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 7(1)(a), इसकी बात अभी हम करते हैं। चलो देखो, सेक्शन 7(1)(b) में क्या दिया है, इंपोर्टेशन ऑफ अ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन। मतलब आप क्या करते हो, फॉरेन से सर्विस का इंपोर्ट करते हो, सर्विस लेते हो, ठीक है, वेदर चाहे वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस हो या सेल्फ पर्पज के लिए हो, फिर भी वो क्या आएगी बेटा। देखो बेटा, इसमें क्या रहेगा, गुड्स या सर्विस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, गुड्स या सर्विस तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद कंसीडरेशन हो भी सकता है, ठीक है ना। उसके बाद फॉर कंसीडरेशन, मतलब कंसीडरेशन होना चाहिए, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये तीसरा ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ आर, ठीक है, आर फर्दरेंस, फर्दरेंस का मतलब फर्दर सप्लाई आप करो या ना करो, या सेल्फ के कंज्यूम कर लो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा और इसमें जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, मतलब आप सर्विस फॉरेन से लो, उसको कंसीडरेशन दो, दो कंडीशन आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा, आप चाहे सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विस लेते हैं या फर्दर प्रोवाइड करने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम सप्लाई मानेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। चलो, सेक्शन 7(1)(c) में क्या दे रखा है, कह रहा सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। क्या है बेटा, ये विदाउट कंसीडरेशन है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपका फर्स्ट फैक्टर रहेगा और आपका क्या रहेगा बेटा, थर्ड फैक्टर रहेगा, लेकिन सेकंड जो है वो आपका ऑप्शनल रहेगा, ठीक है ना। इसमें कंसीडरेशन नहीं होगा, फिर भी हम इसे क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप ये समझ में आया होगा बेटा। चलो आगे देखो, आपका सबसेक्शन 2 में क्या है, शेड्यूल थर्ड के बारे में बताया गया है। मतलब कि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नार सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। ये आपकी क्या है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, इसे शेड्यूल थर्ड भी बोलते हैं। अब शेड्यूल सेकंड क्या है, ये बेटा है आपका, मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ठीक है। ये शेड्यूल आपका सेकेंड है, ठीक है। चलो आगे देखो, दे रखा है बेटा आपका क्या, सप्लाई शुड बी इन आप गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन करके दे रखा है। फिर वो कह रहा है सप्लाई इंक्लूड स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन एंड शुड बी इन कोर्स आर फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ अ सप्लाई कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। ये एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने बता दिया है। चलो, अब देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक सेक्शन को, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ, ठीक है, दोनों के लिए हो सकता है। तो अब देखो बेटा, हमने इसमें क्या समझना है, गुड्स के बारे में समझना है, सर्विस के बारे में समझना है, गुड्स क्या होती है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो सप्लाई includes all form of supply of goods or services or both, supply anything other than goods or services like money and securities, ठीक है। ये कह रहा है मनी एंड सिक्योरिटी की सप्लाई करते हो तो इसे सप्लाई नहीं माना जाता, ठीक है, डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, और इसमें जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि जो मनी है और सिक्योरिटी है बेटा, ये गुड्स के अंदर नहीं आती है, ठीक है ना। चलो, ये डायग्राम देखो बेटा, सप्लाई के अंदर, सप्लाई में आपका क्या आता है, सप्लाई होता है गुड्स का और सर्विस का। एनीथिंग विच इज नाइदर गुड्स आर नॉट सप्लाई, उसे हम क्या नहीं मानेंगे, नॉट सप्लाई। वो क्या होगा बेटा, मनी और सिक्योरिटीज, ठीक है। चलो,
ये देखो दे रखा है, गुड्स को बता रखा है। गुड्स क्या होता है समझो। गुड्स मीन्स यूरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, गुड्स किसे कहते हैं बेटा? यूरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब यूरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका बेटा और क्या क्या चीज इंक्लूड होता है देखो। एक्शनेबल क्लेम्स। अब ये एक्शनेबल क्लेम क्या है, हम लोग अभी देखते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एज प्रोवाइडेड इन हेडिंग टू रिलेवेंट डिफिनीशन। चलो, ये आगे देखो, एक्शनेबल क्लेम को हम क्या मानते हैं, जैसे कि आपका बीआर हो गया। ठीक है, बीआर हो गया, बीपी हो गया, ये सारे एक्शनेबल क्लेम है। चलो, ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब कि जो आपका ग्रोइंग क्रॉप्स होता है, फसल, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सेवियर्ड। मतलब लैंड में अभी अटैच्ड है बेटा, लेकिन आपने क्या कर लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि जब हमको सप्लाई करना होगा तब हम इसे लैंड से क्या कर लेंगे, सेवियर्ड बिफोर सप्लाई आर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। मतलब जब हमको सप्लाई करना होगा बेटा तो हम इसे सेवियर्ड कर देंगे। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? चलो, तो ये है आपकी गुड्स की डिफिनीशन। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्विस की डिफिनीशन। सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। अब देखो कितना आसान बता दिया भाई, जो आपका गुड्स नहीं उसे हम सर्विस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें मनी और सिक्योरिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इंक्लूड क्या क्या करते हैं, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी आर। देखो बेटा, आप जानते हो कि वो सारी एक्टिविटीज, जैसे कि आप जानते हो आपकी घर में शादी है तो आप चिल्लर लुसाते हो। ठीक है ना, गड्डी करेंसी क्या करते हो भाई, आपके पास 2000 की भाई करेंसी चाहिए। मान लो कि आप क्या करते हो, 10-10 रुपए की पूरी गड्डी लेने जाते हो बैंक के पास। तो बैंक को आप यदि 10,000 रुपए दोगे तो वो 10,000 रुपए ही नहीं देगा, 10-10 की नोट्स। ठीक है, आपसे ये कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंक। तो कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी। अब जैसे कि आप डॉलर से किस में कन्वर्ट करोगे, रुपीज में, या रुपीज से आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो जो चार्जेस लगेंगे बेटा उसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या चार्ज किए जाते हैं, कुछ कंसिडरेशन चार्ज किए जाते हैं बेटा। ठीक है, और वो सप्लाई माना जाएगा और उस पे जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा ये बेटा। चलो, अब आगे देखो बेटा क्या क्या दे रखा है। सप्लाई इंक्लूड्स स्पेसिफाइड फॉर्म्स ऑफ सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन एंड शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब कि सप्लाई आपकी एक कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो सप्लाई आपकी देखो क्या क्या हो सकती, सेल भी की, सेल करोगे तो उसे भी सप्लाई मानेंगे, ट्रांसफर करोगे तो उसे भी सप्लाई मानेंगे, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, इन सबको क्या मानेंगे बेटा, ये आपके फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है। क्या है, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स आर फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। तीन फैक्टर के बारे में बताए थे बेटा, ये तीनों फैक्टर आपको यहाँ पे देखो ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। चलो देखो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 7 क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, exchange, license, rental, lease, disposal, made or agreed to be made for a consideration in the course of furtherance of a business। तो उसे हम क्या मानते हैं, सप्लाई। अब आगे देखो बेटा, कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई विद इन द प्रीव्यू थ्रू इन लाइट, वो सॉरी, 8 इलिस्ट्रेटिव फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, क्या है, 8 इलिस्ट्रेटिव फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है। ठीक है, इन 8 इलिस्ट्रेटिव फॉर्म्स ऑफ सप्लाई के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। have been enlisted in the definition, further supply contemplated in the first part, and two prerequisite. Supply should be for a consideration and the supply should be in the course of furtherance of a business.
वी शैल फर्स्ट डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, मतलब कि आपके ये फॉर्म्स ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। मतलब सबसे पहले हम ए पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ठीक है। चलो, तो सारे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आपका क्या आता है, फर्स्ट आपका सेल और ट्रांसफर आता है बेटा। चलो, तो सेल और ट्रांसफर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो आपको सेल के बारे में कहां पे अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, जब आपने सीए फाउंडेशन किया होगा। तो सीए फाउंडेशन में बेटा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्या पढ़ा होगा बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको मिलेगा 1930, ठीक है। ये आपका एक्ट है, वहां पे आपको सेल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सेल का एग्जाम्पल, ठीक है ना। अच्छे से समझाते हैं, ये सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अ शॉपकीपर सेल्स अ पेन फॉर 100 टू द बायर, मतलब कि अब एक शॉपकीपर है जो कि पेन सेल करता है फॉर 100 टू द बायर, आफ्टर द सेल द पेन बिलोंगिंग टू द बायर। बिल्कुल बेटा, जब एक बार सेलर क्या करेगा, अपना गुड्स किसी को सेल कर देगा, तो वो किसको बिलोंग करेगा, बायर को बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट, बिल्कुल इसमें कोई राइट नहीं होगा शॉपकीपर का, ऑन द पेन। दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ अ सेल, इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, सेल बोलते हैं। चलो, उसके बाद दूसरा देखो क्या एग्जांपल दिया है, कह रहा कंपनी ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू द डिपार्ट फॉर सेल पर्पजेस, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेयर द सेल हैज नॉट एट टेक प्लेस, ठीक है ना। मतलब कि ये आपका क्या है बेटा, ट्रांसफर है बेटा। मतलब कि आपने गुड्स को सेल कर दिया, ठीक है ना, लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। क्या नहीं चेंज हुआ है, पोजीशन वर्ड याद रखना बेटा, इसमें आपका चेंज हो जाता है क्या बेटा, पोजीशन चेंज होता है। मतलब किसमें, सेल में पोजीशन चेंज हो जाता है, लेकिन एक्सचेंज में आपका पोजीशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। पोजीशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलो, ओके बेटा, तो ये आपका क्या है बेटा, ट्रांसफर है। मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन अभी इसका पोजीशन नहीं ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। चलो, अब दो वर्ड हम लोग और पढ़ेंगे, बार्टर एंड एक्सचेंज के बारे में। ये सारे सारे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हैं, ठीक है। चलो, अब देखो बेटा, बार्टर क्या होता है और एक्सचेंज क्या होता है, समझो अच्छे से। कह रहा द डिक्शनरी मीनिंग फॉर द टर्म्स बार्टर टू द exchange goods and services for the other goods or services instead of using money। मतलब आपने, चलो ये एग्जांपल दिया है, बार्टर को समझते हैं, ठीक है। ये बार्टर दे रखा है, कह रहा है वेन अ न्यू कार वर्थ ₹5 लाख, सपोज आपने क्या किया है, एक 5 लाख रुपए की कार आपको परचेज करना है, ठीक है ना। इन एक्सचेंज ऑफ, आप क्या कर रहे हो बेटा, एन ओल्ड कार, मतलब कि ये एक्सचेंज बार्टर नहीं बेटा, ये एक्सचेंज को बता रहा है, क्या बता रहा है एग्जाम्पल, एक्सचेंज को बता रहा है। मतलब ये बात वही हुई कि आपने क्या किया, अपना फोन दे करके ओल्ड फोन दे दिया और कुछ कैश पे कर दिया, ठीक है, और आपने न्यू फोन एक्वायर कर लिया है। क्या एक्वायर कर लिया, न्यू फोन एक्वायर किया है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, बताओ, बोलो। इसे बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। वैसे सेम आपको कार लेना है जो कि 5 लाख की है, आपने अपनी ओल्ड कार दे दी है और 4 लाख रुपए मोनेटरी कंसिडरेशन पे कर दिया है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आया होगा। आगे आपका दे रखा है बार्टर बेटा। बार्टर में क्या होता है बेटा, इसमें मोनेटरी वैल्यू नहीं यूज की जाती। क्या नहीं यूज की जाती, मोनेटरी वैल्यू। मतलब कि ये आपका मनी से रिलेटेड नहीं होता, नो यूज ऑफ मनी। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक आपका पर्सन है,
इसको किसी चीज की नीड है, तो ये उस इससे ले लेगा और ये उसको कुछ उसके बदले में दे देगा। चलो एग्जाम्पल में देख लो बेटा, क्या दे रखा है, अ डॉक्टर गॉट हिज हेयर कट, मतलब एक डॉक्टर को अपना हेयर कट करवाना है फ्रॉम अ बार्बर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप भी कटवाते हो। एंड प्रोवाइड्स हिम मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न, मतलब कि बार 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 क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है, बार बार आपके बाल कट करेगा बेटा, तो आप क्या करोगे बेटा, उसके बदले मेडिकल की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे। ये क्या हुआ बेटा, दिस ट्रांजेक्शंस, द डॉक्टर प्रोवाइड द मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस टू द बार्बर, फॉर विच for which consideration was in the form of hair cutting services provided by the barber, क्या बोलते हैं इसे, barber, the barber provided hair cutting services to the doctor for which consideration was in the form of medical consultancy services provided by the doctor, इसे क्या बोलते हैं, barter transactions बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या है आपका, लाइसेंस, लीज, रेंटल एंड डिस्पोजल। देखो बेटा, चार चीज हम लोग इसमें देखेंगे। लाइसेंस क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आप जानते हो बेटा, आपको अगर लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, तो व्हीकल्स में आपको परमिशन मिल जाती है कि आप उस व्हीकल को आप आसानी से चला सकते हो, ठीक है ना। लाइसेंस, लीज, आपने क्या किया है, कोई मशीनरी को लीज पे लिया है, कोई लैंड को लीज पे लिया है, या आपने प्रोवाइड किया है किसी को, ठीक है। रेंटल, आपने किसी मशीनरी को रेंट पे दे रखा है, ठीक है, रूम को रेंट पे दे रखा है या कुछ भी। या डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब आपने क्या किया है, आपने किसी भी चीज को डिस्पोज आप किया है, मतलब डिस्पोजल से बहुत कुछ समझ में आता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, डिस्पोजल का मतलब सेल भी होता है बेटा, ठीक है, या आपने क्या किया है, प्लेज कर दिया किसी चीज को, क्या कर दिया, प्लेज, मतलब कि आपने मोर्टगेज कर दिया, क्या कर दिया, मोर्टगेज कर दिया, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने क्या किया बेटा, किसी को अपना कीमती चीज दे दिया और उसके बदले पैसे ले लिए, तो इसे बोलते हैं डिस्पोजल बेटा। चलो, तो अब देखो बेटा, हम हर रेंटल लाइसेंस के बारे में देखते हैं, क्या दे रहा है, लाइसेंस इज द परमिशन ग्रांटेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी टू engage in a business or occupation or in a activity otherwise unlawful, ठीक है ना। अगर आप लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस कोई भी बिजनेस या एक्टिविटीज करते हो तो ये अनलॉफुल माना जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो लाइसेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रेंटल। Rental is an agreement to rent something or the amount of money that you pay to rent something, and that of lease is to make a legal agreement। देखो बेटा, लीज में एग्रीमेंट होता है, बाय विच मनी इज पेड इन ऑर्डर टू यूज लैंड, लैंड के यूज में, बिल्डिंग के यूज में, व्हीकल के यूज में, पीस ऑफ इक्विपमेंट के यूज में वो पैसा पे कर सकता है, फॉर एग्रीड पीरियड ऑफ अ टाइम, जितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा बेटा, आपका बताओ, पीरियड लिखा होता है एग्रीमेंट में। चलो, अब आगे क्या देखो दे रखा है बेटा, डिस्पोजल का मतलब समझाया है, सेल, प्लेज, गिविंग अ वे, यूज, कंपोजिशन और एनी अदर कंपोजिशन ऑफ थिंग्स, तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्पोजल। ओके बेटा, अंडर जीएसटी सच लाइसेंस, लीजेस एंड रेंटल ऑफ गुड्स विद और विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, बिना राइट को ट्रांसफर किए भी यूज किया जाता है, आर कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मतलब देखो बेटा, इस केस में अब आपको ट्रांसफर जैसे आपने रेंट पे किसी भी चीज को ले लिया है, लैंड को या कुछ भी, तो इसमें आपको टाइटल थोड़ी ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना। चलो, ओके बेटा, तो इसको हम क्या मानते हैं, सप्लाई मानते हैं, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या मानते हैं बेटा, यूज आर कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या मानते हैं, जिस केस में आप टाइटल नहीं ट्रांसफर करते हो, याद रखना, जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो उसमें कंडीशन आपको बताई जाएंगी
कि किस कंडीशन में हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, किस कंडीशन में हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो ये देखो कह रहा बेटा, विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू यूज आर कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विस बिकॉज देयर इज नो transfer of a title in such supplies, such transactions are specifically treated as a supply of service in schedule थर्ड, जो कि आप सॉरी सेकेंड शेड्यूल में इसको हम अच्छे से अभी हम पढ़ेंगे बेटा। कहाँ पढ़ेंगे? सेकेंड शेड्यूल में पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके बेटा, समझ में आया? आज डिस्कस्ड अर्लियर वन ऑफ द पैरामीटर टू क्वालिफाई एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स and our services is that a supply is made for a consideration. This parameter has been implicated in the following paras. ओके बेटा, तो आपको ए पॉइंट समझ में आ गया होगा। ए पॉइंट में हमने क्या बताया बेटा? फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। अब बी पॉइंट हम लोगों को अच्छे से समझना है, कंसीडरेशन क्या होता है बेटा। ठीक है, चलो कंसीडरेशन को समझेंगे, पढ़ेंगे क्या होता है। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब कि आप जैसे कि हमको क्या करते हो, फीस पे करते हो बेटा, और हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि भाई समथिंग, मतलब कुछ के बदले में कुछ रिटर्न मिलना, इसे क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। ठीक है ना? मतलब हमको फीस मिलती है तो हम पढ़ाते हैं बेटा, हमारा क्या हो गया? राइट्स बेटा। कंसीडरेशन हमारा क्या हो गया? फीस। और हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनका क्या हो गया बेटा? एजुकेशन को गेन करना, रिसीव करना। ठीक है, चलो। तो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसिडरेशन इज पेमेंट। ये क्या है? एक प्रकार का पेमेंट है। कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये इन काइंड भी हो सकता है बेटा। ओके, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया बेटा, एक बार्बर क्या कर रहा था भाई, आपने एक डॉक्टर डॉक्टर का भाई हेयर कट कर रहा था और उससे क्या रिसीव कर रहा था? कंसल्टेंसी सर्विस। तो यहाँ पे इन काइंड हो गया। सप्लाई क्या है? मतलब इन काइंड। ठीक है, in it can be in money or in kind. It covers anything which might be possibly done, given or made in exchange for something else. Further, a consideration need not always flow from the recipient of the supply. It can also be made by third person. However, any subsidy given by the central government, state government is not considered as a consideration. याद रखना बेटा, आपका एक चैप्टर आएगा आगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है ना? वहां पे इसका आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। ठीक है, चलो। मतलब ये देखो क्या कह रहा है, a consideration need not always flow from the recipient। मतलब कि कंसिडरेशन हमेशा रिसिपिएंट ही नहीं पे करता। अब रिसिपिएंट क्या है बेटा? ध्यान से सुनो। मतलब कि जैसे कि हम क्या है बेटा? टीचर हैं। अब हम क्या करते हैं? बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना? और जो हमारे स्टूडेंट है बेटा, वो हमारे रिसिपिएंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रिसिपिएंट बन जाएंगे। याद रखना, रिसिपिएंट किसे कहते हैं? ठीक है, जो सब भाई सर्विस या गुड्स को रिसीव करता है बेटा, उसे क्या बोला जाता है? रिसिपिएंट। जो प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं सप्लायर। ठीक है, चलो बेटा, समझ में आया होगा रिसिपिएंट वर्ड ऑफ द सप्लाई। इट कैन आल्सो बी मेड बाय द थर्ड पर्सन। इसे याद रखना, रिसिपिएंट वर्ड बहुत आता है। ठीक है, however any subsidy given by the central government or state government is not consideration considered as a consideration। मतलब कि मतलब ये भाई, जैसे कि ये आपके क्या है? स्टूडेंट है। इनके बदले, इनके पढ़ाने के बदले भाई हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती, क्या करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पेमेंट। ठीक है, तो इसे हम कहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे? नॉट कंसीडर्ड एज अ कंसिडरेशन। ओके, चलो। आई होप समझ में आया होगा बेटा कंसीडरेशन क्या होता है। चलो, अब ये डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। हाँ बेटा, तो चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे?
मतलब कंसिडरेशन की डिफिनीशन पढ़ेंगे। कंसिडरेशन क्या होती है बेटा? कंसिडरेशन पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। ठीक है ना? ये आपको मिल सकता है किसके द्वारा बेटा? बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन के द्वारा। जैसे कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। क्या बेटा? हाँ तो देखो बेटा, आपका ये कंसिडरेशन हो गया, सेकेंड फैक्टर। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये पेमेंट क्या होगा बेटा? कैश में हो सकता है, मनी में, या फिर काइंड में हो सकता है। इसे रिसिपिएंट पे कर सकता है या फिर कोई अदर पर्सन भी पे कर सकता है। ओके। मोनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट आर फॉरबिडन फॉर द सप्लाई। ये देखो बेटा, deposit to be considered as a payment only when the supplier applies such deposit as a consideration for the said supply। include करेंगे सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिटेल्स में नेक्स्ट सेशन में कंसिडरेशन से रिलेटेड। ठीक है, कंसिडरेशन से रिलेटेड क्या क्या आएंगे वो सारे कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे बेटा। कि कब कंसिडरेशन आपका कौन प्रोवाइड करेगा, तो किस केस में आपका ये ट्रांजैक्शन सप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है ना? वो सारे इवेंट्स की बात करेंगे जिस इवेंट से होने पे आपका क्या माना जाएगा बेटा? सप्लाई माना जाएगा। यदि सप्लाई माना जाएगा तो फिर उस पे क्या लग जाएगा? जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगी। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई। हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो।